हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानसी क्लासेस। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी यूनिट 2 का पार्ट सी एंड डी। तो पार्ट सी में दिया है यहाँ पर कि इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का कंसेप्ट क्या है, इकोनॉमिक्स ने क्या रिटर्न दिया हायर एजुकेशन को, जिसमें एक सिग्नलिंग थ्योरी है, दूसरा ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है, यानी कि इन दोनों को कंपैरिजन करके समझना है। इसके अलावा है कि एजुकेशन में फाइनेंस का क्या कंसेप्ट है, माइक्रो और मैक्रो लेवल का फाइनेंस क्या है और बजटिंग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में हम क्या स्टडी करते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन, उनको कैसे बांटते हैं, कैसे उनको इकट्ठा करते हैं और इस पूरे सिस्टम में हम कॉस्ट को एनालिसिस करते हैं दो तरीके से, बेनिफिट क्या हो रहा है और यहाँ पर हमें इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, डेवलपमेंट, इन सारी चीजों का स्टडी इकोनॉमिक्स। तो शिक्षा का अर्थशास्त्र इस अध्ययन को संदर्भित करता है कि शिक्षा प्रणाली के भीतर संसाधनों को कैसे आवंटित, उपयोग और वितरित किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन दो तरह से है। मॉनेटरी टर्म में अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट कॉस्ट और इंडिविजुअल कॉस्ट या प्राइवेट कॉस्ट, इंस्टीट्यूशनल या पब्लिक कॉस्ट। और ये दोनों ही कॉस्ट को हमने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिवाइड किया है। डायरेक्ट वो होता है गाइस जो हमें दिखता है, और इनडायरेक्ट वो होता है जो हमें, हमारे हाथ से तो पैसा डायरेक्ट नहीं जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हमने किताब ली, बुक खरीदी, तो हमने डायरेक्ट गए, दुकान वाले को पैसा दिया और किताब खरीद ली, तो ये कैसी कॉस्ट कहलाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि आपने डायरेक्ट पे किया। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है कि हम ऑटो से जा रहे हैं और उसको हमने पैसे दिए, तो ये तो ऑटो से जा रहे हैं, लेकिन जा किस पर्पज से रहे हैं? पढ़ने के लिए। तो इनडायरेक्ट यानी कि कॉस्ट तो लग रही है बट इनडायरेक्ट तरीके से हमारी शिक्षा के ऊपर खर्च हो रही है। तो प्राइवेट जो हम खुद से देते हैं, और पब्लिक यानी कि जो गवर्नमेंट देती है। अब गवर्नमेंट जैसे फंड देती है, स्कॉलरशिप देती है, बड़े बड़े ग्रांट देती है, तो ये सारी चीजें आपकी पब्लिक कॉस्ट के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से एजुकेशन की कॉस्ट को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, डायरेक्ट कॉस्ट आर एक्सपेंस दैट कैन बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड चार्ज एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और डिपार्टमेंट। Indirect costs cannot be directly charged to a particular program but are attributed to service which are necessary to operate the program. तो प्रत्यक्ष लागत जिन्हें किसी उत्पाद सेवा विभाग की लागत के हिस्से के रूप में पहचाना जाता है और चार्ज किया जाता है। अप्रत्यक्ष लागत जो सीधे किसी विशेष कार्य के लिए चार्ज नहीं होता है, बस बल्कि हम इन्हें क्या करते हैं? जिम्मेदार ठहराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है? एक टूल है, इकोनॉमिक्स के अंदर एक टूल होता है जिसका हम यूज करते हैं कि किसी भी कॉस्ट को पे करने से हमें बेसिकली बेनिफिट क्या होता है, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको लागत लाभ विश्लेषण, यानी कि ये पूरी तरीके से लाभ पर फोकस करता है। तो सीबीए यूज टू इवेल्युएट द इफिशिएंसी ऑफ एजुकेशन पॉलिसी प्रोग्राम बाय कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट। कि जैसे मान लीजिए हमने किसी कोचिंग में 10,000 रुपए फीस दी है, तो इस 10,000 रुपए को देने से हमें क्या बेनिफिट होगा। दूसरी कोचिंग में हमने यहाँ पर 20,000 फीस दी है, तो 20,000 फीस देने से हमें यहाँ पर क्या बेनिफिट होगा। तो इन दोनों चीजों को हम मॉनेटरी टर्म में क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो बेनिफिट बेसिकली मॉनेटरी टर्म में यूज किया जाने वाला टर्म है। इसके द्वारा हम एजुकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट को देख सकते हैं, कितनी कॉस्ट हमारी लगेगी, उतनी कॉस्ट से हमें क्या फायदा निकलेगा, इन सारी चीजों को यहाँ पे कंपेयर किया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी जगह पे कॉस्ट ज्यादा है और लाभ कम है, 10,000 रुपए लगाकर अगर हमें 10,000 का नुकसान हो रहा है, हमें फायदा नहीं हो रहा है, तो उस तरह की कॉस्ट को हम वो काम कह देते हैं हमारे काम का नहीं है। तो इस तरीके से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किसी भी प्रोग्राम के लिए हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं इसको बेनिफिट एनालिसिस को? सबसे पहली स्टेज होती है कि हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट का और उसकी सेंसिटिविटी को एनालिसिस करते हैं। फिर यहाँ पे जो भी उसकी फीचर वैल्यूज होती हैं उनको देख लेते हैं, फिर कंपेयर करते हैं कॉस्ट और बेनिफिट को। और फोर्थ स्टेज में हम वहाँ पर क्या इसका कंपेयरिंग नेट रेट ऑफ टू रिटर्न फ्रॉम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि टोटल जो रिटर्न आएगा वो क्या आएगा। तो इस पे गाइज क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं से भी क्वेश्चन आ गया है कि जैसे ये वाला टॉपिक आ गया है, सेकेंड वाला ऊपर वाला उसने छोड़ दिया है, तो इस तरीके से इसमें से कहीं से भी प्रश्न बनता है कि
कौन सी स्टेज होती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को करने की। नेक्स्ट टर्म है हमारा इफेक्टिव एनालिसिस। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभाव, यानी कि जैसे हमने कोई दवाई खरीदी या हमने किसी डॉक्टर को दिखाया, हेल्थ सेक्टर में इसका ज़्यादा यूज होता है। इफेक्टिव यानी कि हमारे ऊपर उस चीज़ का क्या होना चाहिए, प्रभाव पड़ना चाहिए। जैसे हम डॉक्टर को दिखाने जाएं, भले ही फीस कितनी भी ज़्यादा हो लेकिन हम सही हो जाएं। सो इफेक्टिव एनालिसिस इकोनॉमिक एनालिसिस को कंपेयर करने का, उसके आउटकम के साथ या उसके प्रभाव को कंपेयर करने का एक तरीका है। तो CEA कैन बी यूज टू असेस द इफिशिएंसी ऑफ वेरियस एजुकेशनल इंटरवेंशन पॉलिसी प्रोग्राम कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड आउटकम को देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके द्वारा हम हर प्रोग्राम की कॉस्ट को देखकर उसके आउटकम को निकाल सकते हैं। तो दोनों का यूज अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है। एक बहुत बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है तो वहां पर मुझे पास कई सारे बिल्डर आएंगे, कहेंगे कि आप हमारा प्रोजेक्ट ले लीजिए और हम 1 करोड़ में आपको ये बिल्डिंग बना के दे देंगे। तो हमें इस तरह का जब प्रोजेक्ट लगाना है, या मान लीजिए मुझे कोई कंपनी बनानी है, तब वहां पे हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को करेंगे। अब मुझे अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, तब वहां पे हम इफेक्टिव एनालिसिस का यूज करेंगे। यानी कि ये प्रभाव पे ज्यादा डिपेंड करता है, ये फायदे पे निर्भर करता है। इसके अलावा इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करके लिख दिया गया है प्रॉपर तरीके से कि बेनिफिट एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि मॉनेटरी टर्म है, कि जब भी हमें मौद्रिक रूप से देखना होता है, और यहाँ पर हम स्पेसिफिक आउटकम कि हमने क्या अचीव किया। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कितनी कॉस्ट लगाएंगे, कितना फायदा होगा, और यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का पड़ेगा। यहाँ पर डिसीजन मेकर जो होते हैं किसी भी पोटेंशियल को देखने के लिए, रिटर्न्स को देखने के लिए इसका करते हैं। इसके द्वारा हम लो कॉस्ट सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो इसके द्वारा हम लो कॉस्ट, किस चीज में कम पैसा लग रहा है वो देखते हैं। जैसे आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, प्राइवेट में जाना चाहिए, किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ पे आपको कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए। तो इस तरीके से आप इन दोनों चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक रिटर्न टू हायर एजुकेशन। यानी कि जब हमने हायर एजुकेशन ले ली तो हायर एजुकेशन लेने में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। किसी ने MBA किया, किसी ने MBBS किया, किसी ने इंजीनियरिंग किया, किसी ने आपका मास्टर्स किया, यानी कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की डिग्री ली। तो जब हायर एजुकेशन आपने ली तो आपको क्या इकोनॉमिक रिटर्न मिला, रिटर्न का मतलब बदले में हमने क्या पाया। तो ये यही टॉपिक है कि इकोनॉमिक रिटर्न टू हायर एजुकेशन रिफर टू फाइनेंशियल बेनिफिट, है ना, यानी पैसे के रूप में हमको क्या लाभ मिला। तो हमने एक, या फिर एक इंडिविजुअल को क्या मिला या सोसाइटी को क्या मिला। तो कुल मिलाकर अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है हायर एजुकेशन में तो उसको क्या रिसीविंग होता है, क्या बेनिफिट होता है, क्या उसको फाइनेंशियल रूप से लाभ मिलता है, उसको या पूरी सोसाइटी को। So these return are often measured in the term of the increase in earning and productivity that individual and the economy experience as a result of obtaining higher education degree. तो क्या देश को, ये देश की जो अर्थव्यवस्था है या हमारा जो पूरा सिस्टम है, वहां पे हमें हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करते हैं तो हमें क्या लाभ है, नहीं करते हैं तो हमको क्या नुकसान है। इस तरह की चीज को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक रिटर्न टू हायर एजुकेशन को समझना होगा। तो उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक रिटर्न या वित्तीय लाभ क्या है, तो चाहे आपको पर्टिकुलर हो या पूरे समाज को हो। तो इसमें दो थ्योरी आती है, एक आती है सिग्नलिंग थ्योरी और दूसरी आती है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। तो सिग्नलिंग थ्योरी का मतलब क्या है कि उच्च शिक्षा जो है वो क्या देती है, सिग्नल देती है। किसका सिग्नल देती है कि जो ये व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा दूसरों से, इसके अंदर एबिलिटी ज्यादा है, या कह सकते हैं कि उसके अंदर क्वालिटी ज्यादा है। जैसे दो लोग हैं, एक लोगों ने सिर्फ मास्टर किया है, एक व्यक्ति ने PhD किया है, तो हम ये मान के चले ज्यादा है या क्वालिटी ज्यादा है। In education, the signaling is the degree or diploma that can individual obtain which show that they possess valuable qualities like intelligence and perseverance. So these qualities are hard to see directly, but the degree is way to demonstrate them to potential employer or others. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के पास हायर एजुकेशन की डिग्री होती है तो वो डायरेक्टली तो हम नहीं देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर क्वालिटी है। जैसे मान लीजिए 10 लोग खड़े हुए हैं आपके सामने, आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप नहीं तय कर सकते हैं कि कौन बढ़िया है इसमें, कौन बहुत अच्छा काम कर लेगा, किसके पास ज्यादा पोटेंशियल है। अब आप उनसे कहते चलिए अपनी डिग्री शो करिए, तो डिग्री के अकॉर्डिंग आप तुरंत बता दोगे कि जिसकी डिग्री ज्यादा बड़ी होगी या जिसकी फाइल ज्यादा मोटी होगी डिग्री वाली,
वो व्यक्ति दूसरे से ज्यादा एबिलिटी उसके अंदर है। तो यही है सिग्नल थ्योरी। सिग्नलिंग थ्योरी ये कहती है कि उच्च शिक्षा सिग्नल देती है, और ये सिग्नल क्या है कि दूसरों से ज्यादा इस व्यक्ति के अंदर क्वालिटी है या एबिलिटी है किसी भी काम करने की। तो ये शिक्षा का संकेतन सिद्धांत है, और ये इकोनॉमिक्स का जो डिग्री के रूप में बताता है कि किसी के पास ज्यादा डिग्री होंगी तो वो अपनी क्षमता या गुणों को डिग्री के रूप में हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी कहती है कि मनुष्य जो है, यानी कि जो ह्यूमंस है, उनकी जो क्षमता है इस पे डिपेंड करती है। सो ह्यूमन कैपिटल टू नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट इंडिविजुअल एक्वायर थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड वर्क एंड एक्सपीरियंस। कि अगर हम लोगों के ऊपर उनको नॉलेज दें, उनको स्किल्स दें या उनको अच्छी ट्रेनिंग दें, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उनकी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट करिए किसमें? ह्यूमन कैपिटल में, यानी कि मनुष्य की क्षमता को बढ़ाने में यहाँ पर फोकस करिए। इनहांस द इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग पोटेंशियल। तो एजुकेशन और जो ट्रेनिंग है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी व्यक्ति के कैपेसिटी को बढ़ाने में। In physical capital such as machinery, equipment, because they increase an individual ability to produce goods and service. तो कोई व्यक्ति अच्छी प्रोडक्टिविटी तभी दे सकता है जब उसके ऊपर उसकी स्किल्स, उसकी ट्रेनिंग पे हम उसकी नॉलेज, उसकी एजुकेशन पे खर्च करेंगे। तो ह्यूमन भी अपने आप में, ह्यूमन ही अपने आप में क्या है, एक कैपिटल के रूप में इसमें माना जाता है। तो इस थ्योरी का पर्पज क्या है? अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन में ही पूछा गया एग्जाम में, सॉरी सिलेबस में। पर्पज क्या है? सिग्नलिंग थ्योरी किसी की एबिलिटी, क्वालिटीज को शो करने का, यानी डिग्री ही सब कुछ है यहाँ पर। ठीक है, डिग्री जो है वो आपकी एबिलिटी को शो करती है। यहाँ पर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को क्या माना गया है कि ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाले टूल हैं। इसका जो फोकस है वो एजुकेशन को एज ए सिग्नल यूज करने में है। इसका जो है कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग और इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल में है। इसका अजम्पशंस क्या है कि एजुकेशन इज कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, क्योंकि भाई एजुकेशन क्या है, बहुत मुश्किल है, सबको नहीं मिल पाती है, ज्यादा पैसा लगता है, इसलिए हर कोई उच्च शिक्षा नहीं ले पाता, हर कोई नहीं भाई डॉक्टर बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता है। तो ये इसकी क्या है, अंजम्पशन है। इसकी वजह से ही उच्च शिक्षा अगर किसी के पास है तो वो ज्यादा एबिलिटी है, ज्यादा क्वालिटी है उसके अंदर। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी कहती है कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंक्रीज इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी एंड स्किल्स। डिग्री के लिए नहीं है, बट इसके अगर किसी के पास अच्छी एजुकेशन होगी या किसी को अच्छी एजुकेशन दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्टिविटी और स्किल्स बढ़ जाएंगी। दोनों थ्योरी एक ही बात कह रही है, बस वो है ना कि वो थोड़ा सा नाक को घुमा के पकड़ रहा है, कान को, सॉरी, इतना ही डिफरेंस है। रोल ऑफ एम्प्लॉय की बात क्या की जाए कि यहाँ पर एम्प्लॉयज यूज एजुकेशन क्रेडेंशियल एज अ वे टू स्क्रीन जॉब कैंडिडेट। इसका मतलब क्या है कि जब स्क्रीनिंग होती है या कह सकते हो इंटरव्यू होता है, तो जो डिग्री होती है वो एक तरीके से ज्यादा डिग्री वाले को जल्दी नौकरी मिल जाती है। ये कहता है कि एम्प्लॉय जो होते हैं, है ना, जिनकी जॉब लग हुई है, उनको हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। पॉलिसीज की बात करें हम यहाँ पर, तो पॉलिसीज में इस तरह की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन ले सकें, जिससे उनकी एबिलिटी बढ़ सके। यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किसी भी लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म में जब आप एजुकेशन या ट्रेनिंग पे खर्च करेंगे तो पूरी सोसाइटी और उस व्यक्ति को हर तरह से बेनिफिट मिलेगा। क्रिटिसिज्म की बात करें, आलोचना, तो ये क्रिटिसाइज की जाती है कि ये इग्नोर करती है सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को, किसी भी इंडिविजुअल को, कि शिक्षा ही सब कुछ नहीं होती है, हर व्यक्ति के अपने अपने कुछ सोशल फैक्टर होते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, इस आधार पे हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्रिटिसाइज फॉर इट्स फोकस ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द इग्नोरिंग द रोल ऑफ ब्रॉडर सोशल। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर को एकदम से इग्नोर किया गया है। तो ये हो गया इनका कंपैरिजन। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ डूइंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू डिटरमाइन, यानी कि लागत लाभ विश्लेषण करने में सबसे कठिन भाग क्या होता है? तो बेसिकली जो इंटेंजिबल कॉस्ट होती है वो थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि इंटेंजिबल जो कॉस्ट होती है वो दिखाई नहीं पड़ती है, जो चीज हम देख ही नहीं सकते हैं उसको डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
Which theory suggests that education serve as a signaling mechanism to employ? ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, सिग्नलिंग थ्योरी, तो क्या कहती है सिग्नल, तो सिग्नलिंग थ्योरी ही इसका आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इन एजुकेशन? तो ये आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वैसे यहीं पे चलो मैं दे देती हूँ, टू आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम। सो ये कुछ क्वेश्चंस है। तो ये हो गया हमारा पार्ट सी। नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्ट डी। पार्ट डी डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। सो पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन को हम यहाँ पर 3 भागों में बांटते हैं, लिबरल, कंजर्वेटिव एंड क्रिटिकल अप्रोच। और तीसरा टॉपिक है यहाँ पर पॉलिटिक्स की 3 अप्रोच है, बिहेवियरिज्म थ्योरी, सिस्टम एनालिसिस थ्योरी और रेशनल चॉइस थ्योरी। और फोर्थ टॉपिक है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है। तो बहुत ही आसान पार्ट है ये, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स का मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा एक एरिया के अंदर की जाने वाली कोई भी एक्टिविटी को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। यहाँ पर पावर और इन्फ्लुएंस दोनों चीज़ों का यूज होता है। सो बेसिकली जो पॉलिटिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड पॉलिस से आया है, जिसका मतलब था कि सिटी या स्टेट। सो पॉलिटिक्स वाज सब्जेक्ट विच डील विद द ऑल एक्टिविटीज एंड अफेयर ऑफ द सिटी स्टेट, यानी किसी भी सिटी या स्टेट के अंदर होने वाले सभी अफेयर्स या वो सारी एक्टिविटीज को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन पता ही है, द एजुकेशन वर्ड जो लैटिन वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है किसी के अंदर कुछ चेंज लाना, ब्रिंग फोर्थ व्हाट इज विद इन। तो किसी के अंदर किसी पोटेंशियल को बाहर लाना, लीड करना, या किसी का ऑल ओवर डेवलपमेंट को हम एजुकेशन बोलते हैं। और हिंदी में शिक्षा जो शिश धातु से आया है, संस्कृत से, जिसका मतलब होता है डिसिप्लिन, कंट्रोल, ऑर्डर, डायरेक्ट करना। दूसरा ये है कि पॉलिटिक्स और एजुकेशन के बीच में रिलेशनशिप की बात करें कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो एजुकेशन प्ले अ क्रिटिकल रोल टू शेपिंग सिटीजन पॉलिटिकल व्यू एंड वैल्यूज एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। At the same time, political influence the content and delivery of education as well as the funding and governance of educational institutes. So राजनीति और शिक्षा आपस में काफी करीबी इनका रिलेशन है, और शिक्षा की वजह से जो हमारी जो शेपिंग होती है कह सकते हैं, या हमारे जो मूल्य हैं उनको आकार मिलता है, और राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो एजुकेशन पॉलिटिक म्यूचुअल इन्फ्लुएंस है, ये सिटीजन को, जो भी हमारे सिटीजन हैं देश के, उनको शेप करने का काम करती है, उनको प्रिपेयर करती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारी चीज़ें पता चलती है हमें, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जैसे क्वालिटी, इक्वलिटी क्या है, फ्रीडम क्या है, जस्टिस क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें एजुकेशन से ही पता चलती हैं। तो शिक्षा और पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, फंडिंग एंड रिसोर्सेज, civic engagement and participation, ideology and values, social mobility and inequality। तो ये जो सारी चीजें हैं वो पॉलिटिकल और एजुकेशन के रिलेशनशिप को दर्शाती हैं। अब बात करते हैं हम 3 पॉलिटिक्स है, वहां से हम इस चीज को बहुत बेटर तरीके से समझ सकते हैं। लिबरल, जैसे कि इससे पहले बराक ओबामा थे, जो बाइडेन है, ट्रम्प है, तो ट्रम्प को हम कंजर्वेटिव कह सकते हैं। उन्होंने क्या नारा दिया था, स्लोगन कि अमेरिका सिर्फ अमेरिका वालों के लिए है, यानी कि पहले से जो नियम कानून चल रहे हैं उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवाद। और लिबरल अप्रोच का मतलब क्या है कि हम एक दुनिया है, एक ग्लोब है, एक ही परिवार है, सभी आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम सबके लिए हैं लिबरल। तो लिबरल अप्रोच फ्लेक्सिबल होती है, कंजर्वेटिव थोड़ी रूढ़िवादी होती है। क्रिटिकल का मतलब ये है कि दोनों के बीच में से बैलेंस बनाते हुए। उदार रूढ़िवाद और क्रिटिकल या आलोचनात्मक या दृष्टिकोण इसको बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। तो लिबरल जो होता है वो फ्रीडम में बिलीव करता है, यानी कि किसी देश में उस देश का व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिबरल अप्रोच है। देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्रिटिकल अप्रोच है। सो एजुकेशन का मीनिंग है यहाँ पर इंडिविजुअल अचीवमेंट को प्रमोट करना, इकोनॉमिक मोबिलिटी को प्रमोट करना, स्टूडेंट की चॉइस बहुत ज़रूरी है, आपस में कंपटीशन बना रहना चाहिए। तो इस तरह से लिबरल अप्रोच में बात की जाती है। कंजर्वेटिव जो ट्रेडिशनल वैल्यूज, कल्चर, इन सारी, एंड कंजर्वेटिव जो अप्रोच रहती है वहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यूज पे फोकस किया जाता है, जैसे हमारा कल्चर है उसको प्रमोट करना है, उस कल्चर को प्रिजर्व करना है,
यहाँ पर हम राष्ट्रवाद की बात ज़्यादा करते हैं, यानी किसी व्यक्ति का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, देश पहले आता है। सो रिलीजियस फेथ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे अथॉरिटी की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। यहाँ पर इंडिविजुअल चॉइस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर ट्रेडिशनल करिकुलम होता है, एकेडमिक स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एक अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो कंजर्वेटिव अप्रोच है वो पुराने वैल्यूज और मूल्य को, पारंपरिक मूल्य और शिक्षा को बनाए रखने की बात करती है। जो भी हमारी विरासत है, संस्कृति है, उसके संरक्षण को महत्व देती है। यहाँ पे देशभक्त का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे धार्मिक विश्वास हैं, उनकी मान्यता है, उनको बचा के रखने की बात होती है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा यहाँ पे क्रिटिकल अप्रोच। एंड क्रिटिकल अप्रोच जो फोकस करती है जस्टिस के, कुल मिला के यहाँ पर जो पावर है ना, पावर का जो इश्यू है, इनइक्वालिटी है समाज में, वो खत्म होना चाहिए और सभी के बीच में यहाँ पर जस्टिस को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। जैसे एजुकेशन यहाँ पे इंक्लूसिव होनी चाहिए, यहाँ पर क्रिटिकल पेडागोजी होनी चाहिए, यहाँ पर मल्टीकल्चर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमारी क्रिटिकल अप्रोच में होती हैं। इन तीनों को मैंने साथ में कंपेयर किया है, तो आप इसको आराम से पॉज करके वीडियो को समझ सकते हैं कि लिबरल, कंजर्वेटिव एंड क्रिटिकल अप्रोच। तो जब हम फ्रीडम की बात करेंगे लिबरल अप्रोच होगी, जब हम यहाँ पर फ्रीडम पे ना जाके ट्रेडिशनल वैल्यूज पे फोकस करेंगे तो कंजर्वेटिव अप्रोच होगी, और क्रिटिकल अप्रोच में हम जस्टिस को फोकस करते हैं, पावर और इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात कहते हैं। लिबरल अप्रोच जो है वो यहाँ पर व्यक्ति के जो पर्सनल अचीवमेंट है उस पर फोकस करती है। कंजर्वेटिव जो अप्रोच है वो आपकी देश के लिए आपने क्या किया, आपका रिलीजियस फेथ क्या कहता है, इन सारी चीज़ों पर फोकस करती है। और क्रिटिकल जो अप्रोच है कि यहाँ पर के जो स्ट्रक्चर है इन इक्वलिटी का कैसे हो, कैसे सभी को इक्वल एजुकेशन मिल सके, किस तरह से मार्जिनलाइज जो ग्रुप हैं उनको मार्जिन से हटा के हम मेन स्ट्रीम में ला सकें। तो इस तरह से ये तीनों जो अप्रोच हैं वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जो थ्योरी है वो डेविन ईस्टन का कंसेप्ट था जो 1950 से आया था, और इन्होंने बिहेवियरलिज्म और बिहेवियरिज्म को आपस में डिफरेंट किया। ठीक है, तो ये देखती है कि लोगों का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो कैसे काम करता है। तो पॉलिटिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर बिहेवियरिज्म की बात करते हैं। तो डेविस ईस्टन अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको दिया था। तो ये साइंटिफिक स्टडी है किसी के भी पॉलिटिकल बिहेवियर की। अब जैसे देखते हैं कि आप इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल आते हैं, या फिर आप देखते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मोदी लहर आई तो सबने मोदी जी को जिता दिया, है ना। फिर ऐसे ही कभी पता चलता है कि कांग्रेस के साथ कुछ हो गया, कोई उनको सिंपैथी मिल गई, जैसे कि इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई या कोई ऐसा, तो वहां पे सबने उनको जिता दिया। तो लोगों का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो कैसे तय होता है। अचानक से लोगों के मन में क्या आता है कि इस पार्टी को वोट दे देना चाहिए या इसको नहीं देना चाहिए, क्यों लोग नोटा को यूज करते हैं, क्यों उसको यूज नहीं करते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं। सो साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर यूजिंग क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड टू एनालाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर, it focus on observable and measurable behavior and seek to identify the underlying pattern and cause of the behavior. So behaviorists believe that the scientific method can be used to study political phenomena. तो ये बहुत यूज होता है, और ये नेचुरल फिनोमिना में हम देखते हैं कि बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से लोग किस तरह से बिहेवियर करते हैं, तो उसको हम साइंटिफिक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है यहाँ पर सिस्टम एनालिसिस थ्योरी। तो ये कैनेडियन बायोलॉजिस्ट लुडविंग की थ्योरी थी, और टैलकट पार्सन ने भी उसको दिया था, ये सोशलिस्ट थे। ये जो थ्योरी है वो ये देखती है कि पॉलिटिकल सिस्टम आपस में क्या होता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम भी क्या है, एक सिस्टम है। पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर काम करता है वैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी भी सिस्टम एनालिसिस की तरह काम करती है। इसमें इनपुट है, इसमें आउटपुट है, इसमें प्रोसेस है और इसमें फीडबैक भी होती है। सो सेंट्रल आइडिया ऑफ द थ्योरी बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ द फंक्शन ऑफ द हार्ट, लंग्स एंड ब्लड एज अ होल विद द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। सो व्हेन वन कंपोनेंट चेंज और कम अंडर स्ट्रेस, द अदर कंपोनेंट विल बी एडजस्ट टू कंपेंसेट। ठीक है, तो ये जैसे कि क्या है कि लोगों ने किसी को वोट दिया, तो वो लोग वादे करते हैं, चुनावी वादे होते हैं, आपको ये मिलेगा, शिक्षा फ्री मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो ये सब क्या होता है, इनपुट दिया जाता है लोगों को। फिर लोग क्या करते हैं, वोट कर देते हैं, भाई प्रोसेस होता है, आदमी जीत जाता है, रिजल्ट आ गया। अब उसने वो सारी चीजें अगर नहीं की जितनी प्रॉमिस किए थे, तो लोगों की फीडबैक जाती है, अगली बार उसको फिर हरा देते हैं। तो इस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम भी एक सिस्टम एनालिसिस पे काम करता है। तो ये जो कनाडाई जीव विज्ञानी लुडविंग जी थे उन्होंने इस थ्योरी को, और टेलकॉट पार्सन जो थे उन्होंने दिया था। तो बेसिकली ये राजनीतिक प्रणाली को वर्णात्मक तरीके से
अलग अलग स्तरों पे किस तरह से सारे जो चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ फंक्शन की तरह एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे हमारा शरीर पूरा एक फंक्शनलिज्म पे काम करता है, वैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम भी पॉलिटिक्स भी एक सिस्टम एनालिसिस पे काम करती है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी रैशनल चॉइस थ्योरी। तो रैशनल चॉइस थ्योरी को बोलते हैं तार्किक विकल्प का सिद्धांत। इसको बहुत ही एडम स्मिथ की ये थ्योरी है कि रैशनल का मतलब होता है तार्किक तरीके से हम कैसे सोचते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, तो दोनों में से आपको कम पैसा लग के कहाँ ज्यादा फायदा हो रहा है और ये कहाँ पे आपको ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो आप दोनों में से जो बेस्ट होगा उसको चूज करेंगे। अब इसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि आपको कोई ड्रेस खरीदनी है, तो ऑनलाइन आप जाते हैं, वहां पे देखते हैं वही ड्रेस 500 की मिल रही है मीशो पे, 1000 की मिल रही है अमेजोन पे एंड 1200 की मिल रही है फ्लिपकार्ट। तो फटाफट आप मीशो पे उसको ऑर्डर करेंगे, क्योंकि आपने रेशनल चॉइस थ्योरी का यूज किया। आपको सारे विकल्पों में से जो सबसे बेस्ट विकल्प लगा आप उसका यूज करते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी को वोट करते हैं या फिर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हम ज्यादातर रेशनल चॉइस को देखते हैं कि किस में हमें ज्यादा तार्किक रूप से फायदा है। तो रेशनल चॉइस थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसको हिंदी में तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत बोलते हैं। इसमें व्यक्ति को बेसिकली जो समझदार लोग होते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर तुलना करके या तर्क संगत निर्णय को लेते हैं। This theory emphasizes the importance of individual decision making in politics and view individual as a rational actors who make choice based on their self interest। तो बेसिकली लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है, किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर वोटिंग बिहेवियर को देख सकते हैं, लोगों के इंटरेस्ट को देख सकते हैं, लोगों के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को समझ सकते हैं। तो पॉलिटिक्स को समझने के लिए ये अलग अलग थ्योरी है। कुछ लोगों का मानना है कि रैशनल चॉइस थ्योरी काम करती है, कुछ का मानना है सिग्नलिंग थ्योरी काम करती है, कुछ लोगों का मानना है सिस्टम एनालिसिस थ्योरी काम करती है। सो ये अलग अलग थ्योरीज हैं जो हमें पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने में मदद करती हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट रिफर टू यूज ऑफ एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस, एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन among citizens. So the aim of education of political development is to equip individual with the knowledge, skill and values needed to active citizenship and democratic participation. तो राजनीतिक विकास के लिए शिक्षा जो है वो नागरिकों के बीच में जागरूकता, जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने के साधन के रूप में काम करती है। तो राजनीतिक विकास के लिए शिक्षा का जो उद्देश्य है, सक्रिय नागरिकता, लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए ये बहुत ही जरूरी है। इसका जो गोल होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकें, जो भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको समझ सकें, वोटिंग करें, एक्टिव रहें, पब्लिक डिबेट्स को देखें, चीज़ों को समझें, प्रमोट करें क्रिटिकल थिंकिंग को, डिसीजन मेकिंग को एंड इनकरेज रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्स ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव। इसके बाद आता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जो इस यूनिट का आपका लास्ट टॉपिक है। राजनीतिक सामाजिकरण। तो सामाजिकरण किसी बच्चे का कैसे होता है, पहले तो हमें ये समझना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे वो सबसे पहले अपनी फैमिली से मिलता है, तो परिवार के लोग उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसके फ्रेंड्स बनते हैं, तो लोग अपने पीयर ग्रुप से सीखता है। फिर वो स्कूल जाता है तो स्कूल में बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसका जैसे जैसे सामाजिक जो दायरा होता है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उसका ये जो दायरा है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका सोशलाइजेशन होगा। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहाँ से होता है, मीडिया से होता है, परिवार से होता है, रिश्तेदारों से होता है, दोस्तों से होता है, ठीक है, बुक्स पढ़ते हैं उससे होता है, न्यूज़पेपर से होता है, यानी बहुत सारी जो चीजें हैं वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का काम करती हैं। तो ये चाइल्डहुड से शुरू हो जाता है और कंटिन्यूअस एक पर्सन की लाइफ में चलता रहता है। बचपन में हो सकता है आप कांग्रेस को पसंद करते हो, आज आप भाजपा को पसंद करते हो, कल को हो सकता है आप सपा को पसंद करें। सो ये क्या है, हमारा एक प्रोसेस है, ये अब अलग अलग टाइम पे अलग अलग विचारों से हम इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ज्यादातर आप देखेंगे स्टार्ट फैमिली से होता है और मोस्टली लोगों की ज्यादातर लाइफ में उसी का असर भी रहता है। सो फैमिली, स्कूल, पीयर्स, मीडिया एंड ये जो सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी जो है कुछ चीजें वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं किसी भी व्यक्ति के पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में। क्वेश्चन की बात करें तो किस तरह का क्वेश्चन आता है कि जब हम रेशनल चॉइस थ्योरी को किस तरह से यूज करते हैं, तो तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत का उपयोग करते हुए उठाए गए कदमों का क्रम क्या हो सकता है। सो इसका जो आंसर है वो ABCE इज करेक्ट आंसर।
इसके बाद है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने टीचर ट्रेनिंग के लिए क्या रिकमेंडेशन दी थी, उनको आपको बताना है। तो ए, बी और डी जो थी वो रिकमेंडेशन दी गई थी आपकी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 2010 में विद्यार्थियों ने सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए निवेश किया, ये जानने के लिए तो इसमें क्या करना चाहिए। तो लागत लाभ विश्लेषण करेंगे हम इसमें, ठीक है। पैसा दिया है और क्या लाभ मिला, तो इसको हम मॉनेटरी टर्म में बेनिफिट की तरह से देखेंगे। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ये आपका यूनिट 2 मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से मैं बाकी यूनिट को भी आपको कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।